सर, तो जैसे हमने इस बार देखा कि प्रीलिम्स जैसे इस बार बहुत टफ था और जनरली भी यूपीएससी में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती जा रही है। तो हम सबको कहते हैं कि यार ये अब एक ऑप्शन नहीं है, एक नेसेसिटी है। जैसे इसी साल की बात करते हैं तो मैंने भी एनालिसिस किया था पेपर का। इस बार जैसे पीआईबी शोर से काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। सर मतलब वापस अगर यूपीएससी ना भी करना हो, आई थिंक दिस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड जॉब इन द गवर्नमेंट। इजराइल ईरान वॉर था तो इसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसमें थोड़ा डिटेल में पूछ लेंगे कि किसको, एक्सपोर्टर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहे हैं। अपनी सर्विस से कंपेयर करूँ, इफ समबडी इज़ इन रेवेन्यू सर्विस, तो मुझे लगता है कि कंपेरेबल है। लाइक आई वुड से इट्स जस्ट लाइक ऑलमोस्ट द सेम। की अच्छी नॉलेज हो चुकी होती है, तो ये सब फैक्टर्स हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के फेवर में जाते हैं। बट यही मेरे को तो यही लगता है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, मिथ बहुत सारे क्रिएट कर रखे हैं कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगी। फिर आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के ऊपर में भी थोड़ा सा रहता है कि कम वैकेंसी। सर, तो जैसे हमने इस बार देखा कि प्रीलिम्स जैसे इस बार बहुत टफ था और जनरली भी यूपीएससी में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती जा रही है। तो हम सबको कहते हैं कि यार यूपीएससी में प्लान बी अब एक ऑप्शन नहीं है, एक नेसेसिटी है, कंपलसरी है कि प्लान बी तो लेना ही है। स्पेशली आफ्टर 2 to 3 अटेम्प्ट्स प्लान बी परस्यू करना ही चाहिए। सर, अब इसमें जो बाकी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको क्या लगता है कौन कौन से बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, कंसिडरिंग द सिलेबस दैट दे हैव ऑलरेडी रेड? अगर सर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बात करते हैं प्लान बी की, तो 3 एग्ज़ाम्स जो हैं मोस्टली जिनमें सिलेबस ओवरलैप होता है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एडिशनल एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला एग्ज़ाम है आरबीआई ग्रेड बी, दूसरा एग्ज़ाम है नाबार्ड ग्रेड ए और तीसरा है यूपीएससी ईपीएफओ। तीनों एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनका 80% सिलेबस यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी में पढ़ते हैं। तो अगर इन 3 एग्ज़ाम्स को अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट टारगेट करता है तो ये समझ लीजिए कि वो अपनी पैरेलल यूपीएससी प्रिपरेशन जारी है। उसके अलावा एक ऑप्शन है उनके लिए प्लान बी कि इन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर लेगा। तो जो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली यूपीएससी प्लान बी देख रहे हैं तो उनको इन एग्ज़ाम्स में सफलता मिल सकती है, प्लस उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि अपनी यूपीएससी की जर्नी छोड़नी है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जैसे इसी साल की बात करते हैं तो मैंने भी एनालिसिस किया था पेपर का। इस बार जैसे पीआईबी शोर से काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स है जैसे आरबीआई नाबार्ड है, यहाँ पर पीआईबी पढ़ना मस्ट है आपको। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपका यूपीएससी ओवरलैप है। हाँ, यूपीएससी ही प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर आप इन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सी सेट काफ़ी अनसर्टेन हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी आने लगी है सी सेट में। तो आरबीआई है, नाबार्ड है, इनमें क्वांट रीजनिंग हमें पढ़ना पड़ता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स की तैयारी कर लेता है तो उसका सी सेट में उसको इशू नहीं आएगा। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट था कि इकोनॉमी और फाइनेंस के क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर में 15 to 20 का हर साल रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। और जो सिलेबस आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स हैं जो भी इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, तो उनको मेरे हिसाब से जो इकोनॉमी वाले क्वेश्चन हैं उनमें तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वही सब आरबीआई में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और वैसे ही क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से ना इकोनॉमी की बजाय अदर फाइनेंस को ज़्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट प्लान बी के लिए जा सकते हैं इन एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली। तो सर एक एक करके इन तीनों एग्जाम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर आरबीआई ग्रेड बी। तो सर पहले आप प्लीज़ बताइए कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है। कि जैसे यूपीएससी में हमें पता है कि प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू होता है, तो सिमिलरली आरबीआई ग्रेड बी में व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द एग्ज़ाम एंड हाउ इज़ इट कंडक्टेड, और कितना रेगुलरली एग्ज़ाम होता है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगा कि कोई भी ग्रेजुएट जिसके 60% मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो वो दे सकता है। अगर आपके 60% जनरल कैटेगरी में नहीं है, सॉरी ग्रेजुएशन में नहीं है, तो अगर आपने मास्टर्स की है तो उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। कैटेगरीज के लिए बाकी कैटेगरीज हैं जैसे सर ग्रेजुएशन की कोई स्ट्रीम नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी दे सकता है। हाँ, तो जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं भी कोई भी दे सकता है, कोई भी इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंस साइड से है, कोई भी दे सकता है, आर्ट साइड से है तो भी दे सकता है।
और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60% की रिक्वायरमेंट है, अदर कैटेगरीज के लिए वो 5% रिलैक्सेशन रहता है। एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 33 है, और SC/ST के लिए वो भी जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें 3 फेज होता है, जैसे ये आपका यूपीएससी होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू। तो बिल्कुल जैसे यूपीएससी में 3 फेज होते हैं। हाँ, तो प्रीलिम्स में आता है हमारा ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जनरल अवेयरनेस रहता है, क्वांट रहता है, रीजनिंग रहता है और आपका इंग्लिश। ओके। और 80 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, जो मोस्टली बेस्ड होता है आपका करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी से रिलेटेड और आरबीआई से रिलेटेड। जीएस हो गया बट थोड़ा इकोनॉमी हैवी। हाँ, मतलब आपको यूँ नहीं लगेगा कि आप सेपरेटली तैयारी कर रहे हैं, मतलब आरबीआई के लिए अगर आप यहाँ का जीएस पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आप यूपीएससी का ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और कुछ जैसे जीएस में बता रहा हूँ मैं 10-12 क्वेश्चन तो हिस्ट्री पॉलिटी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो यूपीएससी एस्पायरेंट को एडवांटेज भी मिलती है जीएस में स्पेसिफिकली। और कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स काफ़ी इन एग्ज़ाम्स की तरफ आ रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं और निकाल भी रहे हैं, क्योंकि उनको एडवांटेज मिल जाता है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं बहुत सारी चीज़ें उनकी, जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। तो प्रीलिम्स में एक जीएस हो गया, सेकंड आपका क्वांट है, क्वांट के 30 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होती है, हर सेक्शन की टाइमिंग आपकी फिक्स है। और पेपर ऑनलाइन मोड में होता है, आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चन पेपर दिखेगा, रफ सीट दी जाएगी, आपको सोल्व करना है, टिक करना है। तो एक ये है, बट ये भी क्या है कि आप प्रैक्टिस के साथ इसको मतलब इम्प्रूव कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और सब सेक्शंस की सेक्शनल कट ऑफ होती है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे मतलब मिनिमम सपोज कर तो लीजिएगा आपको 4 सेक्शंस हैं, वो आप एक बार उनके हिसाब के कट ऑफ बताओगे कि क्या नॉर्मली कट ऑफ रहता है? जैसे इस साल का कट ऑफ अभी आया नहीं है, तो लास्ट ईयर 30% सेक्शनल कट ऑफ था, कि मान लो 80 क्वेश्चन थे जीएस के, तो आपको 24 मिनिमम स्कोर करना था। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है, ये सिलेक्शन कट ऑफ नहीं है। सिलेक्शन के लिए ओवरऑल अलग कट ऑफ होता है। ओके, तो सिलेक्शन के लिए क्या रहता है सर? वो नंबर ऑफ मार्क्स लेने होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। अभी 1-2 साल में कुछ वैकेंसीज कम आई थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट आगे फ्यूचर में जैसे वैकेंसीज बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ मेरे हिसाब से यूपीएससी एस्पायरेंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसका अगर थोड़ा बहुत क्वांट अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, तो ही और सी कैन मैनेज। तो सर जैसे जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मैथ्स में थोड़ी इशू रहता ही है, इसीलिए सी साइड भी चैलेंजिंग रहता है। तो जैसे आप कह रहे हो कि जनरल अवेयरनेस के लिए तो कोई और तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जिसने यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया, आई एम श्योर जनरल अवेयरनेस में भी इकोनॉमी थोड़ा और अच्छे से पढ़ ले, बट अदर देन दैट कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में भी मुझे लगता है सर कोई खास इशू नहीं आना चाहिए। व्हाट अबाउट दी अदर 2 थिंग्स? जैसे क्वांट और रीजनिंग ना, रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कोई भी लर्न कर सकता है, चाहे कभी भी नहीं पढ़ी हो, मतलब बहुत कम टाइम में। और 60 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 60 करने भी नहीं होते हैं। उसमें ये है कि आप कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को ही लर्न कर लो, ताकि आपका सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। या मतलब इजीली इतने सारे टॉपिक्स हैं उसमें कि आप अगर आधे टॉपिक्स पे कोई कर लोगे तो आपके सेक्शनल से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। और क्वांट जो है आपका 10th लेवल का ही आता है, तो क्वांट सीखा जा सकता है। मतलब सर एक्चुअली 10th लेवल का होता है, या जैसे यूपीएससी 10th लेवल का पूछ के फिर जेई के क्वेश्चन पूछता है वैसा नहीं, होता है? आरबीआई में जनरली 10th लेवल का ही रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का स्टाइल डिफरेंट होता है, बट जैसे कि अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करके अगर उसमें लर्न करोगे तो यू कैन ईजिली मैनेज। और इससे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इससे ना सीसेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा है तो आप सीसेट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सीसेट में यही चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स को इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनका बेस बहुत वीक है, पुअर है, राइट। तो जैसे हमने देखा कि प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये 4 चीज़ें हमें करनी है। सबके लिए अलग अलग टाइम है, सबका एक बेसिक कट ऑफ है कि इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, और फिर ओवरऑल एक कट ऑफ बनता होगा कि इतने मार्क्स हमें लाने हैं। तो सर वो जनरली भी वो ओवरऑल कट ऑफ का नंबर क्या रहता है? जैसे लास्ट ईयर 200 में से 78 कट ऑफ गया था। अच्छा, ओवरऑल तो काफ़ी कम है, मतलब कंसिडरिंग कि इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है। इसमें ना सेक्शनल टाइमिंग होती है, तो उस वजह से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाते। और आपका 2 आवर्स की टाइम लिमिट रहती है, 2 घंटे में आपको पेपर करना है। ओके, और सेक्शनल टाइमिंग क्या होती है सर? सेक्शनल टाइमिंग होती है जीए के लिए जो 25 मिनट्स होती है, क्वांट के लिए 25 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए 45 मिनट्स होती है।
अच्छा, तो रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस, जीए के 25 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस। तो सर मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस ही होंगे फिर हाँ, मोस्टली? कुछ क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी होते हैं, बट 25 मिनट्स में इट इज़ मैनेजेबल। अच्छा, मतलब ऐसे यूपीएससी जैसे लंबे क्वेश्चंस लंबे नहीं होते हैं, क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जनरली वन लाइनर आता है तो जल्दी से मार्क करो और आगे बढ़ो, इस टाइप की चीज़ है। इसी टाइप के। ओके, तो सर जैसे प्रीलिम्स में आप बता रहे हैं 78 कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ भी कोई ऐसे बहुत हाई नहीं है, हाई नहीं जाता है मतलब। राइट? क्योंकि शायद उतना कंपटीशन भी नहीं है जितना यूपीएससी में है। तो फिर आके सर हम मेंस पे आते हैं, तो जैसे अब मेंस में क्या रहता है यहाँ पे, हाउ इज़ द फॉर्मेट लाइक? हाँ, उससे पहले एक और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि इसका ना साइकिल है कंप्लीट एग्जाम का, बहुत ही शॉर्ट है। जैसे ही आपका प्रीलिम्स हुआ, आपका विद इन 10 डेज रिजल्ट आ जाता है प्रीलिम्स का। विद इन 10 डेज आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हो नहीं हो। और 1 मंथ बाद ही, प्रीलिम्स के 1 मंथ बाद ही मेंस एग्जाम होगा। ओके, तो प्रीलिम्स मेंस में गैप नहीं है? गैप नहीं है, मतलब आपको पहले ही पढ़ के रहना पड़ेगा। और आपने यूपीएससी प्रिपरेशन कर रखी है तो यूँ समझ लो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो इसमें मेंस की बात करते हैं, तो हम इसमें मेंस में भी 3 पेपर होते हैं आरबीआई में: इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। ईएसआई में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है आपका। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू 50 मार्क्स का पेपर है मेंस में। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू 100 मार्क्स का पेपर 100 होगा, मार्क्स का पेपर, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। अच्छा, मेंस में भी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है? 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। तो और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर बेस्ड नहीं होता, एक यही डिसएडवांटेज है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड से, और वो भी प्रैक्टिस। अगर आपको कंटेंट आता है तो मैनेज हो जाता है। 90 मिनट्स में आपको लगभग 2000 वर्ड्स लिखने हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कंटेंट आता है तो 30 वर्ड्स पर मिनट में मैनेज हो जाएगा। तो 30 वर्ड्स पर मिनट तो आई थिंक आजकल बेसिक टाइपिंग स्पीड है, मतलब 25 में भी हो जाएगा, मतलब अगर कोई राइट थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है, राइट। और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन 2 मार्क करके, 10 क्वेश्चन 1 मार्क करके होते हैं। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर, क्या पूछते हैं? जनरली करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं आरबीआई में। ईएसआई पेपर में, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में, आपके पीआईबी सोर्स रहता है, और गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं, रिपोर्ट्स रहती हैं, जो भी फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गई, ग्लोबल जेंडर गैप हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और मेरे हिसाब से ये सारी रिपोर्ट आप यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, कोई ऐसा मतलब इन सब पे सर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है जो आपने अभी मेंशन करी। तो डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसे ही रहता है। डिस्क्रिप्टिव में जैसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 4 करने होते हैं। 3 क्वेश्चन 15 मार्कर के होते हैं, जो उसमें आपको 600 वर्ड में लिखना होता है। 10 मार्कर वाले भी 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की हाइलाइट्स बता दो, आप बजट की 10 हाइलाइट्स लिख दो। बहुत डायरेक्ट टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मतलब ज़्यादा एनालिटिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नहीं है। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को तो इसमें कोई बिल्कुल इशू नहीं होगा। जबकि हमने देखा है कि कुछ सालों में जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स मेंस लिखते हैं, तो उनको डिस्क्रिप्टिव में बहुत एडवांटेज मिलती है और क्वालिफाई भी कर पाते हैं, क्योंकि ना सर वो एक हायर लेवल की पढ़ाई कर चुके हैं। हाँ, सो आई एम श्योर दैट इफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट इज राइटिंग मेंस, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और मेंस में डिस्क्रिप्टिव की 200 मार्क्स की वेटेज है आउट ऑफ 300। हाँ, तो सर हम पेपर बाय पेपर चलते हैं। जैसे हमने इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज देख लिया, नेक्स्ट पेपर कौन सा? नेक्स्ट पेपर होता है फिनेंस एंड मैनेजमेंट का जी। इसमें भी सेम सिमिलर पैटर्न रहता है। 50 मार्क्स का आपका फिनेंस एंड मैनेजमेंट मिक्स ऑब्जेक्टिव आता है, 50 का डिस्क्रिप्टिव आता है। वही सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले, 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं 30 मिनट्स, और डिस्क्रिप्टिव को करने के लिए मिलते हैं 90 मिनट्स। और ये एक साथ ही होता है पेपर। ओके, तो सर ये इसमें कौन कौन से टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स आते हैं? इसमें भी मोस्टली सब्जेक्ट जो यूपीएससी एस्पायरेंट इकोनॉमी फाइनेंस पढ़ते हैं अपनी जीएस पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए इवन। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ते हैं, आरबीआई के फंक्शंस हम पढ़ते हैं, मनी मार्केट हम पढ़ते हैं, बॉन्ड मार्केट हम पढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट जैसे बेसल नॉर्म्स वगैरह हैं ये हम पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हम पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन हम पढ़ते हैं। यूपीएससी तो यही टॉपिक्स हैं, यही टॉपिक है। एक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है, वो अलग है थोड़ा सा, बस वही एक्स्ट्रा तो पढ़ना है। मान लेते हैं कि अराउंड 80% तो सेम ही है, सेम ही है, हार्डली 10-20% और पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी
ऑलमोस्ट सब सेम जैसे है। मैनेजमेंट एंड एथिक्स एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है, तो मैनेजमेंट में कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, वो नया है बट इट इज़ थ्योरी पार्ट। ये मतलब ऐसा हुआ कि यूपीएससी एस्पिरेंट एक वीक में भी पढ़ सकता है उसको। एथिक्स वही सेम, आप एथिक्स यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो तो वही एथिक्स यहाँ पढ़ना है। एंड सर जो थर्ड पेपर था थर्ड पेपर है इंग्लिश, उसमें आते हैं एसे आपका, जो आप यूपीएससी प्रिपरेशन में भी आप पढ़ते हैं और पेपर में भी आता है। इंग्लिश एसे मेंस में होता ही है आपका। वहाँ पर उतना यहाँ पे आरबीआई में इतना एनालिटिकल नहीं आता, सिंपल आता है। डायरेक्ट टॉपिक होगा कि जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे पूछ लिया, कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऐसे आ गया, तो बहुत से सिंपल टॉपिक होते हैं। मतलब जैसे यूपीएससी के एब्स्ट्रैक्ट एसेज होते हैं वैसे नहीं आते, वैसे एसेज नहीं है ये, बिल्कुल बेसिक ऐसे हैं कि एआई, मतलब सिंपल टॉपिक्स जो हम सुनते हैं। हाँ, इट इज नॉट कि जैसे यूपीएससी में तो सर आता है यू कैन नॉट जंप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, नहीं, है ना, नहीं, इस पे ऐसे नहीं 1200 आता। वर्ड लिखो, नहीं यहाँ पे मतलब बिल्कुल जैसे जीएस के ही टॉपिक्स जैसे ऐसे आते हैं। जैसे लास्ट ईयर ना ऐसे पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो वेरी इजी टू राइट, वेरी इजी। हाँ, मतलब आपने इकोनॉमिक्स, सोशल इशू, फाइनेंस की तैयारी की है तो आपको एसए में अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिलोसफिकल एंगल नहीं है नहीं उसमें, आता जीएस बेस्ड एस्से है। तो इंग्लिश के पेपर में एस्से होता है, ऐसे होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है इंग्लिश का। कॉम्प्रिहेंशन जैसे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में आता है, यहाँ पे लिखने होते हैं आंसर, वहाँ पे ऑप्शन नहीं जैसे होते। यूपीएससी के मेंस में इंग्लिश का पेपर होता है वैसा पेपर है। और एक प्रेसी राइटिंग होता है जिसमें एक पैराग्राफ होगा, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, तो वो भी एक इशू नहीं है। अगेन सर आई थिंक फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट दिस इज लाइक वेरी इजी, बिकॉज जब हम मेंस देते हैं तो मेंस में इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें एस्से, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी, एग्जैक्टली यही तीनों चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक वो मैनेज करना इजी है जी। और जैसे टोटल 300 का पेपर हो गया आपका, उसमें 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है तो 200 डिस्क्रिप्टिव का है। तो इस वजह से भी हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जिसने डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मैक्सिमाइज कर लिया स्कोर, तो वो फाइनल फिर सिलेक्शन के लिए तीनों पेपर्स में सर टाइपिंग करनी होती है, तीनों पेपर में टाइपिंग करनी नहीं सर, फिर ये तो आई थिंक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि अगर किसी ने यूपीएससी दिया हुआ है तो ये लिखना उनके लिए बहुत ईजी होगा, बिकॉज रिलेटिवली यूपीएससी से बहुत आसान है, राइट। सर मेंस में क्या रहता है जनरली कट ऑफ, जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करें? 60% मार्क्स ओवरऑल, मतलब 180 के राउंड चला जाता है, 180 190। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 100 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव हैं, तो टेक्निकली आप और 100 में से तो बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। यस, तो अगर आप वहाँ अच्छा स्कोर कर लो तो बाकी तो 200 में से कोई बहुत ज़्यादा स्कोर आपको चाहिए भी नहीं। डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी अच्छे स्कोर कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। जैसे हमने प्रीवियस ईयर्स में जो स्पेसिफिकली यूपीएससी से आए हैं स्टूडेंट, जैसे तो डिस्क्रिप्टिव जैसे 50 मार्क्स का होता है तो उसमें मैंने 45 तक स्कोर किया है। अच्छा, सो इतने हाई हाँ, मार्क्स इतने हाई मिल जाते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे यूपीएससी में तो सर हार्डली 50% मार्क्स मिलते हैं कभी भी, मतलब 50% भी बहुत अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं 45 तक भी मार्क्स आपको 50 में से मिल जाते हैं। तो दे विल गिव यू वेरी हाई मार्क्स आल्सो इफ यू डोंट मेक मिस्टेक्स। सर फिर इंटरव्यू में क्या रहता है फॉर्मेट? इंटरव्यू 75 मार्क्स का होता है, तो आपका यहाँ पे भी इंटरव्यू जैसे यूपीएससी में भी मेन रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, चाहे मैंने आपने अच्छा स्कोर कर लिया हो तो 75 मार्क्स है। और इंटरव्यू में भी आपके एक्सपीरियंस है अगर आपने, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरली इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि आरबीआई का इंटरव्यू है तो आरबीआई जनरली मॉनेटरी पॉलिसी, अपना फॉरेक्स, जो आपने उसमें लो कि यूपीएससी से आप वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं, ये सब टॉपिक्स पढ़े होते हैं, उन्हीं के बेसिक्स पूछते हैं वो, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पूछ लेते हैं वो इंटरव्यू में। आपको केस सिनेरियो क्रिएट कर देंगे कि ऐसा के सपोज जैसे अभी ये इजराइल ईरान वॉर था तो इसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसमें थोड़ा डिटेल में पूछ लेंगे कि किसको, एक्सपोर्टर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहे हैं इंपोर्टर्स को। तो प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड इंटरव्यू ज़्यादा रहता है, मतलब। अंडरस्टूड। तो सर जैसे मान लीजिए जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं आरबीआई ग्रेड बी में, इनकी जॉब प्रोफाइल की थोड़ी सी बात करते हैं। तो सर एक तो प्लीज़ बताइए कि जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है एंड देन सैलरी कैसी रहती है? ओके, तो पहले जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं आरबीआई के, तो मोस्टली जो अपॉइंटमेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो मुंबई हेड ऑफिस ही मिलती है। 7 मान लो एक बैच है, वैकेंसी है, सपोज 100 वैकेंसी है, तो 70-80% जो कैंडिडेट होंगे वो मुंबई पोस्टिंग मिलेगी। बाकी को आपके कैपिटल सिटीज़ में ही आरबीआई के ऑफिस है। ये एक भी सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें पोस्टिंग का भी, कि आपको लोकेशन जो है कैपिटल सिटी या मेट्रो सिटी में ही रहेगी।
आरबीआई के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, आपका सुपरविजन डिपार्टमेंट है, आपका फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला डिपार्टमेंट है, आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम वाला डिपार्टमेंट है। तो आपके एक्सपीरियंस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आरबीआई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी डिपार्टमेंट में आपको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चॉइस होती है सर या चॉइस नहीं मिलती है, वो अपने आप ही एक्सपीरियंस बेस्ड, किसी का एक्सपीरियंस है या किसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग इन डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ जैसे कि हायर रैंक लाके कोई फेवर, ऐसा नहीं है कि आप हायर रैंक लेके मैं डिपार्टमेंट तो पिक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ओके। तो वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जैसे मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज है तो वहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, तो वहाँ डेली जो भी आरबीआई की वर्किंग होती है आप पढ़ते हैं, वही सिमिलर चीज़ें आपको वहाँ करने को मिलती हैं। इशू डिपार्टमेंट रहता है जहाँ पे करेंसी से रिलेटेड डीलिंग होती है, तो उन डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। जो आज तक आप पढ़ते आए थे वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में आपको करने का मौका मिलेगा। राइट सर, व्हाट आर ट्रांसफर्स लाइक? डू ट्रांसफर्स हैपन फ्रीक्वेंटली या नहीं? जो ये मेट्रो सिटीज़ हैं आप लॉन्ग टर्म इनमें रह सकते हैं? ट्रांसफ़र यहाँ पे जनरल बहुत जल्दी नहीं होते हैं, आप लॉन्ग टर्म तक मेट्रो सिटी में रहते हैं और वंस इन ए वाइल आपको होम पोस्टिंग, मतलब आपका होम स्टेट है तो 10 साल के लिए आपको होम पोस्टिंग भी मिलने के चांस रहते हैं। अच्छा, इट्स अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम जी। एंड सर सैलरी का सैलरी जो आरबीआई का, अगर हम सीटीसी की बात करते हैं तो सीटीसी 35 lakhs कंसिडर की जाती है। और अगर हम इन हैंड सैलरी की बात कर देते हैं, सारे टैक्स वैक्स सब कट के ना आपका जो मिल रहा है, तो 1.5 लाख प्लस आपको स्टार्टिंग में बिना विदाउट 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज है। अगर कोई सपोज 21 ईयर्स पे जॉब ज्वाइन करता है आरबीआई की, 35 लाख का पैकेज मुझे लग रहा है कि आईएम से पास आउट के अलावा तो किसी को इंडिया में नहीं मिलता सर। और यूपीएससी से तो शायद पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यूपीएससी से 35 लाख पहुंचने में तो आई थिंक अगेन मिनिमम 15 से 20 साल लगेंगे। इसके अलावा और भी पर्क्स होते हैं, जैसे सपोज लीव ट्रैवल कंसेशन है, आपको लंच के लिए वाउचर्स मिलते हैं, 1.5 करोड़ रुपए का होम लोन मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी। विद सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स क्रेजी। और वो भी 1.5 सीआर तक का एक ग्रेड भी सर एग्जाम मुझे अच्छी लग रही है जॉब बहुत। नहीं सर, बट द पॉइंट इज के द जॉब पर्क्स लुक वेरी गुड, राइट? के 35L का अगर आप कह रहे हो कि पैकेज है, एंड देन देयर आर पर्क्स आल्सो, एंड आरबीआई की जॉब में एक रेप्यूट भी है। अगर कोई आरबीआई में काम करता है तो पीपल डू लुक अप टू देम, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड। जैसे हम इंडियन आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आई थिंक आरबीआई की भी बहुत रिस्पेक्ट है। दे हैव मेंटेन्ड द इंडियन इकोनॉमी वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इवन थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। तो सर आपको क्यों लगता है कि ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे रहे? बिकॉज जैसे आप बता रहे हो कि कट ऑफ तो कोई बहुत हाई नहीं है और पैकेज बहुत अच्छा है और है भी मेट्रो सिटीज़ में, लाइक एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, इट इज़ इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो क्यों ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट एग्जाम नहीं दे रहे, या कोई भी जनरली इस एग्जाम को ज़्यादा क्यों नहीं दे रहा है? मुझे इतने साल के एनालिसिस से यही पता चला है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, पहली चीज़ तो यूपीएससी स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है। दूसरा ना, मिथ्स काफ़ी हैं कि इसमें क्वांट ना कैट लेवल का आता है, मतलब एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है। जबकि आप अगर क्वेश्चन सोल्व करने पीवाईक्यूज को देखोगे एक बार प्रैक्टिकली सोल्व करने बैठोगे तो यू विल फाइंड कि ये 10th लेवल का ही क्वांट आता है। सर मतलब मैं तो सोच रहा था जैसे आपकी बात सुन के कि अगर क्वांट है, जैसे मैं सर बहुत वीक हूँ मैथ्स में, एक्चुअली मैं डॉक्टर इसलिए बना था क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आती, तो बट मुझे लग रहा था यार मैथ्स के क्वांट के कितने क्वेश्चन है सर? 30 क्वेश्चन हैं और इसका सेक्शनल कट ऑफ 30% है, राइट? तो मुझे 9-10 क्वेश्चन ही तो ठीक करने हैं। मैं अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन ठीक कर दूँ और बाकी छोड़ भी दूँ तो मैं बाकी जगह ले लूँगा नंबर। मेंस में तो क्वांट आता नहीं, प्री में भी मुझे 30% ही निकालना है, तो मुझे 10 क्वेश्चन ठीक करने हैं, दैट्स इट। 9 ठीक करने हैं एक्चुअली। तो अगर मैं 9 ठीक कर दूंगा तो आई एम बेसिकली थ्रू, राइट? तो मतलब फिर क्या इशू है, मतलब व्हाई डू पीपल नॉट अपेयर फॉर इट? वही कि मिथ कंसिडर कर लिए कि ये कैट लेवल का इसमें क्वांट आता है, वैसा नहीं है। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब सीसेट से तो बहुत ही इजी आता है, ये समझ लीजिए। अगर आप देखोगे कि तो हमने अभी कुछ इंटरव्यू भी डाले थे जो सारथी आईएएस के चैनल पे भी, कि जो स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है जी। एमन एक कैंडिडेट इस साल फरवरी में उसने यूपीएससी इंटरव्यू दिया, उसके एक वीक बाद ही उसका आरबीआई का इंटरव्यू था। अच्छा। उसका यूपीएससी में नहीं हुआ बट आरबीआई में हो गया।
तो ऐसे ही कुछ और जैसे कैंडिडेट ने IFSC ज्वाइन किया तो वो 2 मेंस लिख चुका था, तो उसने सोचा कि नहीं मैं प्लान भी कर लेता हूँ, फिर अपनी UPSC की जर्नी कंटिन्यू रखूंगा। और इसमें ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जॉब लगने के बाद भी आप UPSC जर्नी कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट टच में हैं तो वो अभी भी मेंस लिख रहे हैं। एंड 5 डेज वर्किंग है, इतने सारे आपको हॉलीडेज भी मिलते हैं, अलग से आपको लीव्स मिलती हैं। एवन मेंस के लिए मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट छुट्टी लेके पढ़ते हैं वहाँ पे। नहीं सर, एक्चुअली आई आल्सो हैव सम स्टूडेंट्स हु आर करंटली वर्किंग इन RBI एंड इजीली दे गेट लीव्स कि यार ठीक है मेंस दे रहे हो तो रिलैक्स्ड हो जाता है सिस्टम कि आप थोड़ा कम ऑफिस आ जाओ। एंड सर वर्क टाइमिंग्स और उसका क्या रहता है, जैसे आप बता रहे थे 5 डे वर्क वीक है? फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे 10 to 6 रहता है कहीं पे, मतलब 8 आवर्स आपका वर्किंग रहता है आपको। And 5 days a week? 5 डेज वीक रहता है, बाकी गवर्नमेंट हॉलीडेज रहते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपने भी देखा हो तो 2024 बैच में AIR6 थी, सृष्टि डबास, वो RBI में वर्किंग होते हुए उन्होंने एग्जाम निकाल लिया था। जी जी जी। तो आई थिंक ये काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। एंड सर मतलब वापस अगर UPSC ना भी करना हो, आई थिंक दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड जॉब इन द गवर्नमेंट। और मेरे हिसाब से आजकल जो देखा है मैंने, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं UPSC एस्पायरेंट्स, तो IAS IPS IFS कुछ पोस्ट छोड़ के मेरे हिसाब से उसके बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आपका RBI ही है। हाँ मतलब सर अगर मैं अपनी सर्विस से कंपेयर करूँ, इफ समबडी इज़ इन रेवेन्यू सर्विस, तो मुझे लगता है कि कंपेरेबल है। लाइक आई वुड से इट्स जस्ट लाइक ऑलमोस्ट द सेम, राइट? क्योंकि यहाँ पर मे बी IRS इनकम टैक्स हैज़ मोर पावर बट दिस हैज़ मोर मनी एंड यू कैन चूज़, लाइक कंसिडरेबल डिफरेंस है। क्योंकि सर मेरी फर्स्ट सैलरी 80,000 रुपीज़ थी, राइट? तो मेरा पैकेज तो 12 LPA से भी कम हुआ, राइट? अराउंड 10 LPA हुआ पर ईयर, और वो उतना ही रहता, मतलब वो मैक्सिमम 20 पे पहुंच जाता मे बी 3-4 साल में, राइट? एंड देन इट वुड ग्रो वेरी स्लोली आफ्टर दैट, राइट? तो मनी वाइज CTC यहाँ पर बेटर है, और इवन हॉलीडे वाइज ये बेटर है क्योंकि वहाँ पर एमरजेंसीज बहुत आती हैं। जैसे अगर आप IAS या IPS में हैं, इवन अगर आप इनकम टैक्स में कुछ सर्टन डिपार्टमेंट्स में हैं लाइक इन्वेस्टिगेशन, तो वो आपको हो सकता है कि पूरे हफ्ते में भी आपको एक भी छुट्टी ना मिले और आपको 12-12 घंटे भी काम करना पड़े। बट जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर वर्क आवर्स भी फिक्स्ड हैं और ट्रांसफर्स भी कम है, तो काफ़ी लाइक इट्स जस्ट समबडी कैन चूज टू हैव अ बेटर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस इन अ डिफरेंट वे, राइट? मतलब ये उतना ही अच्छा है जितना मे बी एक IRS की पोस्ट है। इसमें तो एक और पर्क्स की बात करूँगा मैं, कि फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर सपोज आपके बच्चे पढ़ते हैं तो 2 बच्चों की फीस भी RBI पे करता है। अच्छा, so that's वेरी गुड अमाउंट, इट इज 20,000 प्लस पर स्टूडेंट पर मंथ, राइट? नहीं तो सर काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि जॉब एक्चुअली बहुत अच्छी है, बट शायद लोगों को अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि RBI ग्रेड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड स्पेशली जिसने UPSC की तैयारी करी है वो तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। एक ना ये कम वैकेंसी छोड़ देख के भी स्टूडेंट्स इसको ना टारगेट नहीं करते हैं। अब मान लो सपोज 1000 आपकी आ रही है UPSC में, 10 लाख एप्लीकेशन है, यहाँ पर मान लो 100 तक वैकेंसी आती है तो 1 लाख एप्लीकेंट है, रेशियो वही सेम है। जबकि UPSC एस्पिरेंट्स को तो यहाँ एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि आपके कंपटीटर जो हैं वो आपके लेवल के नहीं है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको एडवांटेज है, आपको लॉन्ग टर्म तक आप लॉन्ग टर्म सिटिंग आवर्स आप कर दे सकते हो, आपकी रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इंटरव्यू में आपको एज मिलता है क्योंकि आपको इकोनॉमी की अच्छी नॉलेज हो चुकी होती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं वो UPSC एस्पिरेंट्स के फेवर में जाते हैं। बट यही मेरे को तो यही लगता है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, मिथ बहुत सारे क्रिएट कर रखे हैं कि हमारी UPSC प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगी, फिर आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर में भी थोड़ा सा रहता है कि कम वैकेंसीज है, बट अप्लीकेंट सेम है तो रेशियो सेम ही है नंबर ऑफ, राइट? तो रेशियो वही है, बट वहाँ पर और यहाँ पर ये फ़र्क है कि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं वो आप शायद वो आपसे थोड़े से उस लेवल के नहीं है, तो आप उनसे ईजिली एक बेटर एज ले सकते हैं, राइट? सर लेट्स टॉक ऑफ नाबार्ड नाउ। जैसे आप नाबार्ड के भी एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, तो सेम डिस्कशन करते हैं। सर नाबार्ड का एग्ज़ाम कैसे होता है? नाबार्ड का एग्ज़ाम के भी यही 3 स्टेप्स रहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब जिसका बिल्कुल ही वीक है क्वांट, तो वो नाबार्ड के लिए ट्राई कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ, जैसे मैं पहले सब्जेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे प्रीलिम्स में एक मेरिट सेक्शन होता है, एक नॉन मेरिट सेक्शन होता है। ओके। तो नॉन मेरिट की बात करते हैं। नॉन मेरिट में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन मेकिंग इज टाइप ऑफ मैनेजमेंट, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर कट ऑफ जाती है सेक्शनल। ऐसे ही क्वांट की 1 नंबर या 2 नंबर कट ऑफ जाती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 1 या 2 नंबर की कट ऑफ है। हाँ, ऐसे ही मतलब कि आपको 2 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 2 क्वेश्चन ठीक करने। ऐसे रीजनिंग में कंप्यूटर बहुत बेसिक आता है जो आपने पढ़ाई होता है, और इंग्लिश वही सिमिलर, आप यूपीएससी प्रिपरेशन की है तो वही ग्रामर से रिलेटेड चीजें आती हैं। सर नॉन मेरिट सेक्शन का मतलब क्या है? बस आपको क्वालिफाई करने हैं, ये जो भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगा 2-2 3-3 नंबर रहेगा, बस वो लेना है। अच्छा। फिर मेरिट सेक्शन आपका नेक्स्ट राउंड के लिए डिसाइड करेगी, उसमें आता है आपका इकोनॉमिक्स और सोशल इशू के 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जो आप जैसे आरबीआई के लिए बताया था सिमिलर टाइप से आप यूपीएससी में पढ़ते हैं वही सेम, और 40 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का स्टैटिक पार्ट आता है, बट एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसमें से 60-70% सिलेबस आप यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, कहीं ज्योग्राफी में या जीएस 3 में या किस में आता है, तो वो मोस्टली सब्जेक्ट सेम है। जैसे कि आप वहाँ पे सोइल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ते हैं जी, ठीक है, फिर हम ये वाटर इरिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये सब मैंने देखा है कि सारा यूपीएससी से मतलब 70-80% सिलेबस सेम है। फिर जैसे रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट तो आप पूरा पढ़ते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, जैसे कि आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो कमेटीज थी, फिर आपकी स्कीम्स आ गई जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, ये सब तो काफी सिमिलरिटी है। बट यहाँ कौन सा पेपर है सर उसके अलावा? यही 100 मार्क्स का रहता है मेरिट सेक्शन, इसी के बेस पे आपका नेक्स्ट राउंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और जीए, ये 100 मार्क्स का पेपर आता है। और इसमें भी ये सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, इसमें ना 50 मार्क्स की तो स्कीम्स ही आती हैं। अच्छा। और बहुत ही सिंपल स्कीम्स आती हैं, जैसे कि अभी पहले एमजी नरेगा था तो अभी जी राम जी हो गया है, ये स्कीम हो गई, कोई जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई एग्रीकल्चर की, पीएम किसान मानधन योजना, तो ऐसे बहुत ही सिंपल, मतलब ऐसे लगेगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं, आप ये सब चीज़ें पढ़ के आ चुके हो, एक तरह से रिविजन ही कर रहे हो, आप यूपीएससी का रिविजन कर रहे हो एक तरह से। अंडरस्टूड। तो 100 मार्क्स में सर क्या कट ऑफ रहती है जनरली 50 से 60 के बीच में रहते हैं। ओके, सो नॉट दैट हाई आल्सो। नॉट दैट हाई। एंड जैसे आप बता रहे हो कि क्वेश्चंस भी थोड़े से वन लाइनर टाइप या सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। सर फिर मेंस में क्या होता है नाबार्ड में? मेंस में ईएसआई एआरडी का पेपर रहता है 100 मार्क्स का, और एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का रहता है 100 मार्क्स का। एआरडी क्या हुआ सर? रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर, सेम वही चीजें जो प्रीलिम्स में थी। हाँ। और इसमें ना जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये जाएगा कि हमें एग्रीकल्चर स्टैटिक बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ सालों से मतलब जनरली पैटर्न है इसका नाबार्ड का भी, ईएसआई की अच्छी खासी वेटेज रहती है, मतलब आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो भी स्टिल यू कैन कम्पीट, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है। डिस्क्रिप्टिव तो आप एग्रीकल्चर वाला भी इजीली मैनेज कर लेंगे, करंट टॉपिक्स या स्टैटिक टॉपिक से भी आता है, तो इट इज़ मैनेजेबल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है, 50 मार्क्स का ही ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें भी आपके 50 में से 30+ मार्क्स तो आपका ईएसआई, इकोनॉमिक्स सोशल इशू, स्कीम से आता है। तो सर मेंस में जैसे आप बता रहे हैं कि अगेन थोड़ा स्कीम्स पता होना चाहिए, और अगेन वही सेम चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में आती हैं, एंड दैट टू इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट सिंस दे हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। एंड सर इंटरव्यू देन कैसे होता है? 50 मार्क्स का, यहाँ पे 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर जनरली जैसे आप मान लो किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट की एग्रीकल्चर प्रोफाइल, वहाँ पे क्या इश्यूज हैं, और नाबार्ड क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे इंडिया में क्या इश्यूज हैं, जो करंट टॉपिक्स हैं, जो सब हम यूपीएससी प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं, और जनरली भी अगर नाबार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि फार्म सब्सिडी हो गया आपका, फर्टिलाइजर सब्सिडीज के ऊपर हो गया, फिर फार्म्स लॉ थे, ये सब, फार्म लोन वेवर है, इस तरह के इश्यूज, और फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये सब चीज़ें ही आपके इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अंडरस्टूड। तो सर नाबार्ड में जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है? नाबार्ड में भी आपको जनरली स्टेट कैपिटल में ही पोस्टिंग मिलती है, तो नाबार्ड में भी ऐसे, नाबार्ड एक्चुअली रीफाइनेंसिंग करता है, राइट, तो रीफाइनेंसिंग टाइप का ही आपको रोल रहेगा, जो भी मतलब रीफाइनेंसिंग एजेंसी आएंगी तो जो भी नाबार्ड के रीफाइनेंसिंग पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया सर कि रीफाइनेंसिंग करता है या डायरेक्ट लोन देता है? डायरेक्ट, राइट। तो इस तरह से जो भी नाबार्ड का डेली
रूटीन का वर्क है वही आपको वहाँ पे तो हैंडल करना पोस्टिंग तो सर स्टेट कैपिटल में। राइट। एंड ट्रांसफर्स का क्या रहता है सर यहाँ पे भी जनरली जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, आप लॉन्ग टर्म तक एक कैपिटल सिटी में रह सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं है। तो मैं ऐसे काफ़ी, जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट है वो 10-10 साल से एक ही 10 इयर्स तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, दैट्स गवर्नमेंट में तो रेयर है ये काफ़ी। राइट। एंड सर सैलरीज कैसी रहती हैं यहाँ पर? सैलरी जैसे आरबीआई तो आरबीआई ग्रेड बी पे डायरेक्ट रिक्रूट करता है, तो नाबार्ड है वो ग्रेड ए पे करता है, एक रैंक लोअर। तो अगर ग्रेड ए की बात करें तो हम ये भी 25 लाख प्लस सीटीसी इसके भी हैं। और जो आरबीआई ग्रेड ए में, जैसे आरबीआई में भी ग्रेड ए पोस्ट होती है, तो आरबीआई ग्रेड ए में जो सैलरी मिलती है उसी को ये इम्प्लीमेंट करते हैं जितने भी और दूसरा ना, एक और चीज़ मैं बतानी भूल गया, यहाँ पे कहीं पे भी 5 साल में पे रिविजन नहीं होता है। यहाँ पे एवरी 5 इयर्स में पे रिविजन हो जाता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो जाता है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में तो सर यू हैव टू वेट फॉर द पे कमीशन टू डू अ पे रिवीजन, राइट? वो भी टाइम लग जाता है, उसमें काफी टाइम लगता है, 8-10 साल भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पे एवरी 5 इयर्स में आपका पे रिवीजन हो जाता है। ओके, दोनों में क्योंकि आरबीआई करता है तो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, नाबार्ड है, सिडबी है, आईएफएससी है, आईआरडीएस, सेबी, सब आरबीआई को देखते हुए सब इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। तो सर अगेन दिस इज ऑल्सो आई थिंक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। तो सर सीजीबी मेंटर्स में आप लोग कैसे बच्चों को यहाँ पर ट्रेन करते हैं, एंड व्हाट इज़ दैट स्पेशल थिंग दैट यू डू? बिकॉज सर मैं देखता रहता हूँ कि आपके इतने सारे स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो वो क्या चीज़ है सर जो हम सीजीबी मेंटर्स में एक डिफरेंट कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रेट इतना हाई है? सर सबसे पहली चीज़ तो हमारे जितने भी मेंटर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सब ने ये एग्ज़ाम्स मेंस लिखा है। क्योंकि ना इनका पेपर नहीं आता है बाहर, ऑनलाइन पेपर होता है, तो दे डोंट रिलीज द क्वेश्चन पेपर, तो मेमोरी बेस्ड ही पेपर होता है, रिकॉल होता है बेसिकली। हाँ, रिकॉल करके आता है। तो फैकल्टीज़ ने खुद पेपर दिए हैं, तो दे नो कि पेपर में क्या पूछा जाता है। तो इस वजह से हम क्या है ना कि उतना ही कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई ये ही पढ़ना है आपको, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो मतलब आप कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है तो कम टाइम में भी उस कंटेंट को पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसी वजह से मतलब हमारा हर साल ये भी रहता है कि यहाँ पे जैसे यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबल है, बट यहाँ पे जो सिलेबस दिया है, अगर आपने पहले देखा है कि पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस कर लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी गैस कर सकते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने वाला है। और ये हमारा मतलब कई सालों से रेगुलर चल रहा है कि हमारे क्वेश्चंस भी हिट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड है, पैटर्न डिफाइंड है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वो सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। तो इसमें यहाँ पे यूपीएससी की तरह एक अनसर्टेनिटी नहीं है कि क्या आ जाए, कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, वैसा नहीं है। यहाँ पे आप पेपर भी बाहर नहीं आ रहा है, तो आई एम श्योर वो रिपीट भी कर देते हैं कई बार क्वेश्चंस। और आपको सिलेबस को स्टिक करके रखना है कि यही, जैसे कि सिलेबस में उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मेंशन किया, तो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, तो हम 3 साल से देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो रिपोर्ट्स पे आ रहे हैं, तो आप रिपोर्ट्स के क्वेश्चन पढ़ लो, वही पेपर में आ जा रहे हैं। अच्छा, तभी शायद इतने हाई मार्क्स जैसे आप बता रहे हो कि आ भी जाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपके जो मेंटर्स हैं वो या तो मेंस अपेयर्ड हैं या उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो एवरीबडी हैज़ एटलीस्ट क्लियर्ड द फर्स्ट स्टेज, और कईयों ने इंटरव्यू भी दिया है। दूसरा सर आप बता रहे हैं कि जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो गेस हो जाते हैं, राइट? इसके अलावा सर व्हाट आर द अदर रीजंस व्हाई यू कैन से कि यार इतना हाई मेरा सिलेक्शन रेट है? बिकॉज आई हैव बीन सीइंग दैट, आप भी बता रहे थे जैसे बहुत कैंडिडेट्स क्लियर कर रहे हैं आपके जो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे हो रहा है ये अदर देन दिस? दूसरा सर हम जैसे कोई स्टूडेंट है कि बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते हैं जिसको, तो हमारे जितनी भी फैकल्टी हैं वी ट्राई टू फोकस ऑन लेमन, मतलब समझाने में हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज यूज करते हैं। मान लो किसी को फाइनेंस नहीं आता है, तो फाइनेंस को बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाया जाता है ताकि स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम निकाल लोगे तो ही आप सेलेक्ट होगे, इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है। आपको इन डेप्थ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स की आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो जनरली या तो ये एडवांटेज रहता है यूपीएससी वालों को, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं हो पाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में और कंप्लीट फोकस हो गया कि यूँ समझ लीजिए कि आपको क्रिस्प कंटेंट पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो पढ़नी नहीं है वो नहीं मिलेगी। आप हमारा कंटेंट जैसे हमारे कंपटीटर से भी कंपेयर करोगे तो यूँ समझ लीजिए कि हम सपोज 1000 पेज दे रहे हैं,
बाकी लोग 5000 पेजेस का कंटेंट दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा, आई थिंक दिस माइट बी द मेन थिंग कि thing. आपने कंटेंट को बहुत क्रिस्प कर दिया है, तो इजी टू रिटेन है। इजी टू रिटेन। सर एक एंड में मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि कोई मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है एंड दे फील कि यार मुझे तो प्लान बी भी प्रिपेयर करना है और साथ में यूपीएससी भी देना है, तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है कि वो दोनों एग्जाम साथ में करे, तो कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिलेबस ओवरलैप है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो जो स्टूडेंट रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन करेगा आरबीआई नाबार्ड की, तो उसका यूपीएससी प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि सी सेट में बहुत चैलेंज आ रहा है। अगर किसी ने क्वांट रीजनिंग सीख लिया, रीजनिंग के जैसे बहुत सारे टॉपिक सी सेट में आते हैं, जैसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार मुझे याद है कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो सब यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं पढ़ते हैं जनरली, बट जिसने आरबीआई या इन एग्जाम्स की तैयारी की थी तो उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं था क्वेश्चन। तो ऐसे ही रीजनिंग और क्वांट जिसने सीख लिया, मतलब उसको सी सेट में तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका सी सेट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर जैसे कि इकोनॉमी फाइनेंस, और इस बार जैसे इस साल का ही प्रीलिम्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीआईबी से पूछे गए थे। पीआईबी यहाँ पर बेस है, मतलब आप आरबीआई नाबार्ड कर रहे हो तो यहाँ पे पीआईबी आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाया जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि मैं पीआईबी से इस बार क्वेश्चन आया था, सागरमाला पे आया था, एक आई थिंक डीप ओशियन मिशन समथिंग पे क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन आपको आरबीआई की प्रिपरेशन में भी पढ़ना है, नाबार्ड की प्रिपरेशन में पढ़ना है। जैसे एक आपने देखा होगा क्वेश्चन, और थोड़ा सा यहाँ पे ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, आपको फैक्चुअल पढ़ना पड़ता है। और आजकल अगर आप देखोगे तो यूपीएससी भी फैक्चुअल पूछने तो लगा है, जैसे कि सिलेबस ओवरलैप है, क्वेश्चंस भी सिमिलर होने लगे हैं। सर अगर टाइम की बात करें कि पर वीक एक स्टूडेंट को कितना टाइम लगाना पड़ेगा, और उस हिसाब से वो कैसे दोनों को साथ में मैनेज कर सकता है? हाँ, तो टाइम की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बाकी सब्जेक्ट्स तो सेम ओवरलैप है कम्प्लीटली। तो स्टूडेंट जो भी दोनों एग्जाम्स को तैयारी करेंगे तो उन्हें क्वांट और रीजनिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर 4 दिन क्वांट पढ़ रहा है, 3 दिन रीजनिंग पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट, तो डेली 1-1.5 घंटा भी दे रहा है, मान लो 1-1.5 घंटा एक टॉपिक क्वांट का पिक कर लिया, या 2 घंटे, मतलब 1-1.5 घंटे में भी एक टॉपिक हो जाता है। तो मतलब यूँ समझ लो वीक में आप 7-8 आवर्स दे रहे हैं तो आपकी पैरेलल प्रिपरेशन चलती रहेगी। राइट। एंड जैसे आप बता रहे थे कि एग्ज़ाम का साइकिल बहुत शॉर्ट है, तो एटलीस्ट जब नोटिफिकेशन आए उस टाइम पे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, and otherwise maybe it requires maybe 10-20 hours a week and the rest of the time can be given to UPSC as well. Lastly sir, I also want to express my heartfelt thanks to you कि सर जब हमने अभी प्लान बी अनाउंस किया तो आपने भी उसको सपोर्ट किया। जो हमने 1000 प्लान बी के कोर्सेज ऑफर किए थे, दे वर ऑफर्ड बाय CGB मेंटर्स। तो सर एक तो मैं आपके लिए रियली आई वांट टू से थैंक्स टू यू कि आपने UPSC स्टूडेंट्स के दर्द को समझा इस बार के प्रीलिम्स के बाद और आपने उसको सपोर्ट किया। आगे जाते हुए सर अगर कोई पर्सन प्लान बी की तरफ जाना चाहता है तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है, स्पेशली फॉर these regulatory body exams? Okay, so sir, first of all, thank you for giving this opportunity to address the concern of the UPSC aspirants. जी। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी प्लान बी के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी के कोर्सेज हैं सारथी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। हमने इन पार्टनर्स कोलैबोरेशन में लॉन्च किए हुए हैं, और आपको कहीं से भी कुछ दूसरा सब्जेक्ट या दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरे किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब आपका कंप्लीट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, पीआईबी, करंट अफेयर, जो भी आप इन एग्जाम्स में आता है टिल द इंटरव्यू आपको सपोर्ट मिलेगा उसमें। और इट्स लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यूपीएससी में तो क्या होता है कि स्टूडेंट को कई बार खुद से भी एफर्ट डालने पड़ते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ जो आपको सब्जेक्ट्स दे दिए गए, सिलेबस दे दिया गया है पढ़ाने के लिए। Because I think it's a direct paper है, direct paper maybe it's not like UPSC where it requires a lot of analysis of a student doing their own effort also. Maybe it's कि यार ये पढ़ लिया and there might be a direct question on that. Right. And sir जैसे जॉब प्रोफाइल मैंने देखी है तो जितना मुझे देख के लगा है कि बहुत स्टूडेंट्स के देखने के बाद ये एग्जाम्स देना चाहेंगे। मे बी थोड़ा कंपटीशन और कट ऑफ बढ़ जाए आपके बताने की वजह से, क्योंकि जॉब प्रोफाइल जेन्युइनली बहुत अच्छी है। लाइक इट इज़ एटलीस्ट मैं कहूँगा IAS, IPS और फॉरेन सर्विस वगैरह को अगर मैं हटा दूँ, हम लोग IRS को भी इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, नहीं सर IRS तो मैं देख चुका हूँ। मैं कहूँगा कि IRS से तो इट्स प्रिटी मच कंपेरेबल। आई वोंट से इट वन इज बेटर देन द अदर, बट इट्स प्रिटी कंपेरेबल एज इन because somebody might value the comfort of life
and money more than the power and prestige that you get there. तो इट्स अ ट्रेड ऑफ, बट कहीं से भी मैं कहूँगा उसके नीचे नहीं है. आई थिंक जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, और स्पेशली अगर किसी ने 2-3 अटेम्प्ट ज़्यादा दे दिए हैं तो उनको डेफिनेटली ये कंसिडर करना चाहिए. और ना इसमें ये भी नहीं कि आप अपना यूपीएससी की जर्नी को छोड़ रहे हैं. Right. सबसे बड़ा मतलब पॉजिटिव फैक्टर यही है कि ओवरलैप बहुत ज़्यादा है. ओवरलैप हो रहा है और आपकी यूपीएससी जर्नी ही स्ट्रांग हो रही है, यूपीएससी प्रिपरेशन ही स्ट्रांग हो रही है अगर इन एग्जाम्स को आप टारगेट करते हैं. और एक वैकेंसी वाला कंसर्न था, तो इन फ्यूचर में देखो कुछ 1-2 साल में कई बार क्या होता है, रिक्वायरमेंट और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट इन फ्यूचर में वैकेंसी ज़्यादा ही आने वाली है आरबीआई में तो स्पेसिफिकली. जी. तो आई थिंक ये पैरेलली भी चलाना, अगर कोई 2 एग्जाम्स भी करता है तो आई थिंक दैट वुड हेल्प, बिकॉज एक तो सिलेबस कॉमन है एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू अनदर अपॉर्चुनिटी, राइट. जब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं या 2 चीज़ें हैं तो आप भी थोड़े होपफुल रहते हो, एंड समटाइम्स व्हेन यू गेट बोर्ड ऑफ वन यू कैन स्टडी फॉर द अदर, राइट. एंड एक जगह भी अगर आप सिलेक्ट होते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, देन यू कैन कम बैक एंड गिव द अदर एज वेल, राइट. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. Yes, sir. Thank you, sir. And it was a nice discussion. Right, thank you sir.